अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा अवामी नेशनल पार्टी के जलसे में शिरकत और खिताब। निगरान वजीर को महंगा पड़ गया। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खट्टक ने बरतरफी के खौफ से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सरगर्मियों के हवाले से, जो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। परवेज खट्टक पीटीआई के रहनुमा के तौर पर जो है वो हमें अब तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तंजीमी ढांचा तश्कील देने में उन्हें क्या मुश्किलात हैं, इन पर बात करेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट से। साथ ही साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम एक और मौजू, साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा का डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को खत, पीटीआई के साबिक वुज़रा और अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा वजीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म बनाए जाने की बास गश्त के हवाले से क्या मुश्किलात उन्हें दरपेश होंगी, और इसके अलावा इसहाक डार की निगरानी में होने वाले इंतखाबात कितने शफाफ होंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से कबूल करेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोमन। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर स्टूडियो से सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फयाज़ अहमद, जबकि हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे पेशावर से ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शकील फरमान। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हवाले से। उन्होंने जलसा किया, इलेक्शन कमीशन उन्हें हटाना ही चाह रही थी ओहदे से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारा मामला क्या हुआ, बात करते हैं इस हवाले से हज़रत खान मोमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत खान साहब बताइएगा, ये क्या सारा माजरा हुआ, क्यों उन्हें पता भी था कि जाहिर है अब 12 अगस्त तक जो है असम्बली तहलील होनी है और किसी तरह के वो इस तरह के कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते, फिर क्या वजह हुई कि उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल जलसा भी किया और उसके बाद नताइज भुगतने पड़े। शाहिद खट्टक का ताल्लुक एनपी से है और जिस मकसद के लिए आए थे वो कामयाब उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सके। उनका मकसद था कि परवेज़ खट्टक को किसी न किसी तरह जेल में डाला जाए, उनको कैद किया जाए, उनको सज़ा दिलवाई जाए। वो इस मकसद के लिए आए थे। असल में दरअसल उनका ज़िला जो आबाई ज़िला है वो नौशहरा है और उनका हमेशा मुकाबला रहा है परवेज़ खट्टक के साथ। उनका ये ख्याल था कि मतलब निगरान काबीना में शामिल होने के बाद परवेज़ खट्टक को जेल में डाला जाएगा, इसके बाद वो इस्तीफ़ा देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हद्दुल-वसा कोशिश की, FIA के ज़रिए कोशिश की, नैब के ज़रिए कोशिश की कि परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो। इस मकसद में वो तो कामयाब नहीं हो सके, ताहम अभी वो खुल कर सामने आ गए। वो उनकी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि वो काबीना में रहकर एक ऐसे मौके पर इस्तीफ़ा देंगे जब इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो। लेकिन उनको इंतखाबात के शेड्यूल से पहले उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया, नौशहरा में जलसा था, इसमें शिरकत की और इसमें वो जरासीम में जो पीटीआई में जो जरासीम है, दूसरों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करना और दूसरों को लान तान भेजना, उनको दूसरों को बदनाम करना, उसी जलसे कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वो उन्होंने हर अपने मुखालिफिन को, JUI को, मुस्लिम लीग के इख्तियार वली को, परवेज़ खट्टक सबको लथाड़ा, उनके सबके खिलाफ हर्जा सराई की। फिर इसने इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया। उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि मतलब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो काबीना में रहकर वह मसाइल पैदा कर रहे थे, बल्कि निगरान हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। वो उनके वो अपने डिपार्टमेंट में कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं रही। आए दिन BRT के हवाले से इफ्तिताह हो तो मुझसे पूछा जाए, इफ्तिताह हो मुझे मदऊ किया जाए, ये इन चीज़ों में वो पड़े थे। और दूसरी उनकी ये कोशिश थी, जिस उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि परवेज़ खट्टक के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। ठीक है, और अब वो बरमला इजहार भी करें, खुल के सामने आ गए हैं। फयाज, आपको क्या लगता है जो इस्तीफा उन्होंने पेश कर दिया अपना, क्या बरतरफ करना ज्यादा वो था या खुद से ही पीछे हो गए हैं? तो आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतर इनके हक में था? मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, बल्कि एक सवाल भी है, एक मासूमाना सवाल, कि क्या वो निगरान वजीर थे? मुझे तो उनकी बातों से और वो जो ऐलानात करते थे, उनके दफातर में भी हम कई बार गए, उनके इंटरव्यूज़ लिया, उनमें भी हमें कहीं पर गैर जानिबदारी का जो वो होता है, अंसर होता है, वो नज़र नहीं आया। हर जगह हर दफ़ा जानिबदारी का मुजाहरा किया और उनके बयानात से भी ज़ाहिर हो रहा था। और मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई
निगरान काबीना है, बेशतर जो वज़रा है उनके बयानात अगर आप देखें तो उसी तरह जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं, जिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सवालात उठाना भी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने अभी जलसा किया, सियासी जलसा किया, और जैसे कि हज़रत खान ने बताया कि पीटीआई के साथ साथ उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों के हुक्मरानों को भी तनकीद का निशाना बनाया है इन ऐलान उस तकारीर में। तो उस पर नोटिस लिया गया और ये तो होना था, उसको हटाया जाना था, और उनको मालूम था ये कि मुझे मेरे खिलाफ एक्शन होगा और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भी आना है। और जिस तरह वो अपने, ये भी बताया जा रहा है कि अपने साहिबजादे को भी मैदान में उतार रहे हैं इलेक्शन के लिए। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, मैं तो फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ इसलिए देख रहा हूँ, हैरानगी का मुझे इसलिए वो भी हो रहा है कि इस तरह जानिबदार निगरान वज़रा मैंने नहीं देखे थे, जो कि बबांग दोहल जो है वो आकर अपोजिशन का वो कर लेते हैं या अपने मुखालफिन को वो करते हैं, ख़ास मखसूस जमात को निशाना बनाते हैं। और दूसरा, ऐसे ऐलानात किए जाते हैं कि जो कि निगरान हुकूमत के मैंडेट में नहीं आता। कल भी हमने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही थी कि भर्तियों का भी ऐलान किया गया है। हालांकि इस पर भी इलेक्शन कमीशन को भी वो लेना चाहिए कि भर्तियाँ करना और इसी तरह असामियाँ अगर खाली होती हैं तो उन पर पोस्ट वैकेंट्स के लिए अनाउंसमेंट करना, ये इनका मैंडेट नहीं है। तो लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और ये होना था। अब इसमें मजीद भी कुछ ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ कैबिनेट में शामिल लोग हैं जो कि हो सकता है इलेक्शन से पहले वो इस्तीफा दे दे या उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शायद उन्हें ये भी पता है कि ठंडा करके खाने का टाइम नहीं है, तो लिहाजा वो जल्दी से सब कुछ कर रहे हैं। शकील फरमान साहब, आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि क्या आपकी कितनी गहरी नजर है सारे मामले पर, जो है बरतरफी के डर से इस्तीफा दे दिया उन्होंने? जी फातिमा, शायद मसला या मामला वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। मामला ये है कि आज जो है बरतरफी के डर से इस्तीफा किस वक्त दिया, अब ये अहम सवाल बना हुआ है। आज जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 2 समरीज जो है सीएम हाउस की जानिब से भेजी गई हैं। एक समरी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि हुक्म दिया है तो इनको ओहदे से आप हटाएं। दूसरी समरी में भेजी गई और दूसरी समरी में ये कहा गया है कि इनका इस्तीफा मुझे मिला है और मैं इस्तीफा कर डीनोटिफाई करें। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो अपनी जाती मालूमात हैं उसके मुताबिक जो है शाहिद खटक साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त हुक्म दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि आप इनको हटाएं, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वज़ीर आला को भेजा और बैक डेट पे भेजा है। और आप देख लें कि आज वो चीज खुल के सामने आ गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 की 230 जो है क्लास, उसकी जो है खुल्लम खुल्ला इन्होंने खिलाफ वर्जी की है और सियासी जमात के जलसे में शिरकत की है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीएम साहब को हुक्म दिया कि इनको हटाया जाए, तो हमारी बात इन सुई थी। इन्होंने कहा था कि मुझे जो है कुछ पता नहीं है और मैं जो है इस जलसे में मैंने शिरकत की है, लेकिन मुझे बुलाया गया था वहां पे। और उस वक्त तक इन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की। इस्तीफा अगले दिन जो है इन्होंने ये बात फैलाई है कि मैंने तो 21 जुलाई को ही जो है सीएम साहब को इस्तीफा भेज दिया था। हालांकि आपको पता है कि कितनी इनको करीब समझा जाता है। अहमद वली खान साहब के इंतहाई ये करीब हैं और इसी तरह एक और जो वजीर हैं कैबिनेट में, वो आज उन्होंने हलफ उठाया, वो भी इंतहाई करीब है अहमद वली खान के। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई जो है इस्तीफा दिया है कि मैं सियासत में जाऊंगा और फिर सियासी मैदान में अखाड़े में उतरूंगा और परवेज खटक साहब का मुकाबला करूंगा। मसला और मामला यही है, एक बहुत स्ट्रेट बात है कि इनको पता चल गया था और वज़ीर आला हाउस से भी इनको कन्वे हो गया था। आपको पता होगा कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई निगरान वज़ीर आला को हुक्म देता है तो वो पाबंद होते हैं उस पर अमल करने के, वो उससे इनकार नहीं कर सकते। जब इनको कम्युनिकेट हो गया कि आपको कैबिनेट से हटाया जा रहा है तो उसके फौरन बाद जो है मेरा ख्याल है इन्होंने इस्तीफा टाइप किया है, बैक डेट पे और भेजा है। 2 असम्बलियां गवर्नर साहब को गई थी और दोनों जो है उन्होंने वापस किया। उन्होंने कह दिया सीएम हाउस के सीएम साहब को कि आप जो है एक समरी भेजें ताकि मैं एक समरी दस्तखत करूं, ताकि 2 समरी में किस तरह दस्तखत कर सकता हूं। तो आप अब देख लें कि ये कितना पेचीदा मामला जो है हुकूमत के लिए भी इस वक्त बन गया और ये खुल्लम खुला जो है जलसों में शिरकत करते थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने परवेज खटक, इनका निशाना जो है बेसिकली तौर पे परवेज खटक साहब हैं, वो चाहते थे। लेकिन परवेज खटक साहब भी जो है आप देख रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना लिया, तो उन्होंने भी एक महफूज घोंसला ढूंढ लिया। इतना आसान नहीं होगा इनको हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल करके परवेज खटक साहब को रास्ते से हटाएं। और जहां तक बात कर रहे थे हजरत खान मोहम्मद साहब,
कि इन्होंने हर सूरत कोशिश की है कि परवेज खट्टक साहब को किसी तरह भी जो है किसी भी केस में ऐसी सूरत हाल है कि परवेज खट्टक साहब को सलाखों के पीछे भेजें। तो मेरा अपनी जाती राय ये है कि अब वो मुमकिन नहीं होगा, अगर ये वजारत में होते भी तो ये मुमकिन ना होता। तो शकील साहब ये बताइएगा कि जो आउट ऑफ द वे जाकर आपने भी बताया, फयाज ने भी कहा कि जानिबदारी जो है वो नजर नहीं आ रही है, बाइस्ड हैं ये लोग बहुत ज्यादा, तो इनको लग रहा है कि इनकी पार्टीज इनको आगे कुछ फायदा दे सकती हैं जिसकी वजह से ये इंटैक्ट हैं। देखें, बिल्कुल फयाज साहब ने भी ठीक कहा है कि इनको जानिबदारी नजर आ रही है, और हमें भी यही नजर आ रही है। सिर्फ हमें नहीं, आवाम को भी ये नजर आ रहा है कि प्रेजेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, आप देख लें कि ये पार्टीज के नामी है। इनमें एक अगर आप किसी की बात करें, एक मुशीर साहब हैं जो फाइनेंस को देख रहे हैं, तो वो देख लें कि वो पीटीआई के दौर में जो है मुशीर थे, कि उनको भी जो है पीटीआई की वजह से कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उनको अपनी काबिलियत की वजह से जो है कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। बाकी तो आप देख लेंगे कोई जेयूआई का नामी नहीं है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामी नहीं है। एक जो है खुद वज़ीर आला साहब के अपने संधियों को भी निकाल दें कि उनका कोई पॉलिटिकल असर, उनको लगता ही है कि वज़ीर आला साहब ने खुद जो है उनको कैबिनेट में इंडक्ट किया है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी आप कह लें 95% कैबिनेट जो है वो सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, और मेरी इतलात के मुताबिक हो सकता है कि आप देख लें कि जल्द ही ये सारी काबीना, नहीं तो लोग जो हैं वज़रा इसमें से कुछ फारिग हों और नए चेहरों को लाया जाए। क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो अगर ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें कि ऐसा निगरान सेटअप हो कि जिसमें पता चले कि वो एक जानिबदार पार्टी है या किसी की फेवर कर रहा है, तो कौन आपके इलेक्शन के रिजल्ट मानेगा। और एक मैं कहना भूल गया, एक हमारी जो वजीर हैं जो कानून को देख रही हैं, साबिक जो हैं वो जज रह चुकी हैं पेशावर हाई कोर्ट की, वो भी जो है आप देख लें कि गैर जानिबदार हैं। बाकी जो है मेजॉरिटी जो सूबाई वज़रा हैं या मुशीर हैं या मौने खसूसी हैं, वो किसी न किसी बिल्कुल ठीक है। यानी आपका मौक़िफ़ यही है कि तमाम की तमाम जो निगरान काबीना है वो अपनी सियासी जमातों के साथ अपनी वाबस्तगी को मजबूत करने में लगी हुई है। नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाहिद खट्टक के हवाले से, पछाड़ने की उन्होंने जो है वो ऐलान किया है, और वो भी परवेज खट्टक, और उनका कहना है कि जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो परवेज खट्टक की छुट्टी करवा देंगे। उनके इस बयान में जो है कितना दमखम नजर आता है, हमारे पैनलिस्ट को उनसे बात करते हैं। बताइएगा हज़रत खान साहब। ये माजी में तो मुकाबला कांटेदार रहा है, मुकाबला कर सकता है, और शायद खट्टक की एनपी की काफ़ी मजबूत पोजीशन है, लेकिन वो परवेज खट्टक की अपनी पोजीशन है। परवेज खट्टक ने ज़िला नौशेरे के लिए बहुत काम किया है, उनको गुर भी आते हैं, उनको मेरा क्या उनको परवेज खट्टक को हराना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि परवेज खट्टक के लिए मुश्किलात ये पैदा हुई है कि उन्होंने अपनी जमात बना ली है, उसके सरबराह बन गए। पीटीआई की मजबूत पोजीशन थी, लेकिन अगर देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में परवेज खट्टक के बेटे इसहाक खट्टक का और जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती हाकिम अली के दरमियान मुकाबला था, दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। अब एनपी की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। अब जो नौशेरा में अगर देखा जाए तो परवेज खट्टक का मुकाबला जेयूआई से होगा। असल मुकाबला जो अगर परवेज खट्टक का मुकाबला होगा तो जेयूआई से होगा, और शाहिद खट्टक जो बात कर रहे हैं वो इसी तरह बढ़ के मारते हैं, लेकिन हर जगह पे बढ़ के मारते हैं कि मैं वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सेहत के लिहाज से परवेज खट्टक बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, चूँकि अगर 2-3 खट्टक मिला के शायद खट्टक नहीं बनते हैं, लेकिन बहरहाल मुकाबला मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है। फयाज, आपका क्या मौका? मैं समझता हूँ कि परवेज खट्टक पहले बड़े मजबूत थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इतने मुझे मजबूत नहीं आ रहे आवाम के वोटों के हवाले से। हाँ, अगर उनके सपोर्ट कहीं और से है तो फिर वो बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन आवाम की जो सपोर्ट है वो उनको हासिल नहीं है। हज़रत खान मोमन शायद इस बात से इत्तेफाक कर इसलिए हंस पड़े क्योंकि मैं नहीं समझता कि शायद जो है वो उनके मुकाबले में हैं, क्योंकि वो उस लेवल के नहीं हैं। उनकी तबीयत भी मैंने देखी है, वो मलक टाइप के बंदे जिस तरह हैं, अपने हुजरे में बैठने वाले उस टाइप के बंदे हैं। परवेज खट्टक उनके मुकाबले में अवामी बंदे हैं, सियासी बसीरत भी हाँ उनको हासिल है, और उनके जो रूट्स हैं जो वो नौशेरा के अंदर इंतज़ामी अफसरान से लेकर लोकल गवर्नमेंट से लेकर हर जगह उनके रूट्स मौजूद हैं। लेकिन अब अगर बात करें नुकसान किसका होगा, मुकाबला किसका होगा, तो नुकसान मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को हो सकता है, क्योंकि परवेज खट्टक ने काफ़ी हद तक जो निचले लेवल के वोटर्स हैं वो अपनी तरफ उन्होंने उनसे वो हासिल कर ली है।
तो अगर नुकसान होता है तो तहरीक इंसाफ को नौशेरा में होगा। ठीक है। परवेज खट्टर को भी फायदा नहीं होगा, फायदा कोई और उठाएगा, लेकिन नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ का। ठीक है। शकील साहब, आपका क्या मौकफ है? आपको भी हज़रत खान साहब की तरह शाहिद खटक साहब के बयान जो है वो भड़के लग रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ इसमें सदाकत हो सकती है मुस्तकबिल में? देखें, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो परवेज खटक साहब जो हैं अपने हल्के में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और उसकी एक वजह आप देखें कि वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं, फिर जो है वो वजीर रहे हैं, वजीर के बाद वो जो है वजीर आला रहे हैं, फिर जो है परवेज खटक साहब जो है वफाकी वजीर दिफा रहे हैं, और इस तमाम अरसे में उन्होंने अपने हल्के में डिलीवर किया है। मैंने जाती तौर पे जो है उनका हल्का जो है विजिट भी किया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी की हुई है, तो उनका अपना शख्सी वोट है। लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं कि फायदा कौन किसको हो सकता है, अगर जो है परवेज खटक साहब का जो अपना शख्सी वोट है, जो उनके वोटर हैं वो बाहर निकले और उन्होंने परवेज खटक साहब को वोट दिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज खटक जो है अपने हल्के में मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने वहां पे डिलीवरी की हुई है, मुताबिक तरक्याती मंसूबे उन्होंने मुकम्मल किए हैं, सड़कें उन्होंने बनाई हुई हैं। इवन मैं ये भी सुना है मैंने कि उन्होंने जो है लोगों के हुजरे भी जो है तामीर किए हैं, उसके लिए भी जो है अपने जाती फंड दिए हैं। अब हम आते हैं इस सिनेरियो की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार अगर वहां से खड़ा होता है और परवेज खटक साहब भी खड़े होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ये है कि वोट डिवाइड होगा, और तीसरा कोई जो है जो तीसरा फरीक है वो फायदा ना उठा ले उसका। उसके लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है पीडीएम की तमाम जमातों में कि वो कोशिश कर रहे हैं कि केपी की सतह में कम अज कम इस तरह करें कि गुज़िश्ता इलेक्शंस में जो रनर अप था उसको जो है इस मरतबा टिकट दिया जाए और सब उसको सपोर्ट करें। तो ऐसी सूरत हाल में अगर शायद खटक साहब जो है टिकट लेने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है कि शायद खटक साहब जो है सरप्राइज दें उस सूरत हाल में कि जीयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनको मुकम्मल उनकी सपोर्ट करें। तो अब तो इलेक्शन काफी दूर है, और बाकी आपको एक बात ये भी ज़हन में रखनी होगी कि कहीं से भी किसी उम्मीदवार को अगर सपोर्ट मिली, वो सपोर्ट आप हम सब जानते हैं कि किसकी सपोर्ट होती है, तो यकीनन उसके चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि परवेज खटक साहब को जो है हम ये नहीं कह सकते कि परवेज खटक साहब एक कमजोर उम्मीदवार हैं। वो मैदान में उतरे तो अपनी जो है कारकर्दगी और जो डिलीवरी उन्होंने की हुई है उस लिहाज से अगर वो मैदान में आए तो वो आसान जो है शिकार किसी का नहीं होंगे। आपको पता है कि सीजन पॉलिटिशियन हैं, बिरादरियां जानते हैं, हल्के को जानते हैं, कहाँ पे जो है काम करना है, किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ इत्तेहाद नहीं करना, कैसे मुखालिफ कैंडिडेट के खिलाफ जो है कोई आजाद कैंडिडेट खड़ा करना है, ये सब जो है चीजें उनको आती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक मरतबा किसी निजी महफिल में गपशप में ये कहा था कि जो ऐसा वैसा काम हो उसके लिए मैंने परवेज खटक साहब को रखा हुआ था। आप समझ लें कि परवेज खटक साहब की कितनी मतलब एक उनकी सियासी बसीरत के हवाले से आप उनकी बता रहे हैं। शकील साहब, ये बताइएगा कि आपने भी बताया कि बड़े जीरक हैं वो, बहुत ज़्यादा उनकी जो फार साइटेड हैं वो सियासत को लेके अपनी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जो सरगर्मियां हैं वो कुछ खास बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो उनका इंतजामी ढांचा था उसकी अभी तक कोई हमें एक प्रॉपर शक्ल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और शुरू से ही जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो पहली बैठक हुई है उसके बाद जो है आपको पता है कि 57 जो है अरकान असेंबली की लिस्ट आई थी, और उन 57 में भी जो है बहुत से लोग उस बैठक में मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद बात थे उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि 17 से 16 ऐसे इसाक खटक ने भी उस फहरिस्त को जो है वो फेक करार दिया था। बिल्कुल उस फेक करार दिया था, लेकिन आप देख लें कि जो जिस तरह वो फहरिस्त बनाई गई थी वो फेक नहीं हो सकती। बहरहाल ये हो सकता है कि जितना आप कह रही हैं कि परवेज खटक साहब का कारनामा अगर मैं कहूँ तो उनका सबसे बड़ा कारनामा महमूद खान साहब को अपने कैंप में लाना है। बाकी देखें अभी पार्टी बन रही है, आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक वो परचम के हवाले से डिसाइड नहीं कर सके, तंजीमी ढांचा अपनी कैबिनेट वो अभी तक जो है नहीं बना सके। मेरा ख्याल ये है कि परवेज खटक साहब को काम करने के लिए टाइम कम मिला है,
अभी जो है उनको टाइम कम मिला है। पहले उन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने में करके दूंगा, फिर पहले डेट। देखिए इसमें एक फैक्टर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी हम सबको मद्देनजर रखना होगा। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल होते हैं तो आप देख लीजिएगा कि ऐसी सूरत में परवेज खटक साहब की जानिब जो है परवेज खटक साहब के घोंसले में बहुत से जो है परिंदे कोशिश करेंगे कि इनके घोंसले में आ जाएं और इनके घोंसले में बैठ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि परवेज खटक साहब भी जो है किसी इशारे का इंतजार कर रहे थे। वो इशारा उनको आया, उन्होंने पार्टी बना ली है। ठीक है, हमारी उनसे इनकी जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट है, इनमें एक आला जो है इनके सदर साहब की करीबी हैं, उनसे बात हुई है। उनका कहना ये है कि मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम के बाद हमारी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में हमारे पास लोग आएंगे। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो बड़े पैमाने पे जो है टेंट नहीं डाल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाज आपकी तरफ आएंगे परवेज खटक के हवाले से। जैसे कि अभी बहुत ही उनके ज़ेरक होने के हवाले से शकील फरमान साहब ने बात की, आपको क्या लग रहा है जो पीटीआई के जो बड़े रहनुमा थे, महमूद खान साहब को तो वो ले आए अपने कैंप में, लेकिन जो दीगर रहनुमा हैं आपको क्या लगता है वफादारियां वो बदलेंगे, तब्दील करके आएंगे इनकी तरफ? देखिए शकील साहब ने कहा कि कमाल किया है परवेज खटक ने, कमाल किसी और ने किया है कि महमूद खान साबिक वज़ीर आला को अपने कैंप में शामिल किया, और वाकई यकीनन कमाल किया है। और इसके अलावा कुछ और भी रहनुमा हैं जिन्होंने हामी भरी है, लेकिन शायद वो किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और शकील फरमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ दिनों में या कुछ ही टाइम में जब ये बड़े फैसले मुतवक्को हैं, उनके बाद इनके कैंप में भी हमें रौनक नज़र आएगी। अभी हमें रौनक नज़र नहीं आ रही, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तंजीमी ढांचे की बात है, उसके पे भी काम हो रहा है, होमवर्क हो रहा है। मैंने उनका एक टॉक शो देखा, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि इस हवाले से हम काम कर रहे हैं, जिसमें जो पार्टी परचम कौन सा होना चाहिए, उसके अलावा इनका क्या एजेंडा, मैनिफेस्टो क्या होगा, वो सारी चीज़ें तय हो रही है। उसमें टाइम लगता है क्योंकि इनको टाइम कम दिया गया था, टाइम फ्रेम काफ़ी कम मिला है और इनको टास्क बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए शायद ये मैनेज नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग जो शामिल किया था शायद वो हमारे जो अपने ज़राए हैं उसके मुताबिक उनको किसी और रीज़न की वजह से यहाँ पर लाया गया था उस तकरीब में शिरकत के लिए। बाद में जारी बात है उन्होंने उसको तरदीद करनी थी, या फिर उन्होंने कहा था कि हमने तो किसी और उससे लाए थे, और उसमें एक ऑडियो भी आई थी ज़िया उल-हक बंगश साबिक की। हम बाद में उसको फिर उन्होंने चुटला दिया था, तरदीद की थी और कुछ तस्वीर भी वो किए। और जिनके नाम शामिल थे, उस जिन लोगों ने तस्वीर शेयर किए थे, उन्हीं की जानिब से वो फहरिस्त जारी हुई थी, जिनको बाद में इसाक खटक ने फेक करार दिया और कहा कि हमारी तरफ से जारी नहीं हुई। उनमें जो नाम शामिल थे, क्योंकि हमने देखा कि एक ही दिन में 7-8 वीडियोस में तरदीदी एक बयान सामने आ रहा था जिसमें वो बताया जा रहा था, हालांकि उनसे राब्ता हो चुके थे और हमारे ज़रा ने ये बताया था कि वफात पा जाने वाले शख्स की भी तस्वीर, जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ खटक के लिए इस वक्त फ़िलहाल मौसम साजगार नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 वीक या 2 वीक में इनकी जो कैंप है उसमें भी रौनकें बहाल होंगी। ठीक है, आपको क्या लगता है खान साहब, क्या वाकई पार्टी अभी शुरू हुई है या ख़त्म हो जाएगी जल्दी? नहीं, जिस तरह मेरे दो साथियों ने कहा है कि परवेज़ खटक किसी इशारे का इंतज़ार में है और वो इस इंतज़ार में है कि इमरान खान कब नाअहल होंगे। अगर देखा जाए जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की बेल डाली गई है, इससे सिर्फ 2 बंदों ने मेरे ख्याल में, एक बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और एक अली अमीन गंडापुर ने उसकी मजम्मत भी किया, और उनका ये तो कहना था कि ये परवेज़ खटक कामयाब नहीं हो सके। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जमात है और बड़ी जमात रही है। उनके जो साबिक़ा वज़रा है, माविन गौसी मशीर है, जितने भी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के अरकान थे, उनकी जानिब से यानी परवेज़ खटक की वो मुखालिफत सामने नहीं आई जो होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि वो कब मैदान, मतलब कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, कोई पार्टी। आपको लगता है कि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं कहीं ना कहीं? सूरत हाल परवेज़ खटक के लिए बेहतर हो जाएगी, अभी बेहतर नहीं है लेकिन बेहतर हो जाएगी। उन्होंने एक टॉक शो में कहा था कि एक निजी टीवी चैनल के शो में कहा था,
शौकत अली सिद्धू के बारे में कहता है कि उसने कोई बात कही, उसने कहा कि वो मेरे बगैर जीत भी नहीं सकते, मुझे पता है क्या मैंने उनके हल्के में जो कॉन्फिडेंट है। यस, वो शकील साहब ने भी एक बात की, फयाज ने भी की, आपने भी अभी यही कही, कितने इम्कानात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाअहल होने के? जो सूरत हाल बन रही है, मेरे ख्याल में जो सूरत हाल बन रही है, आज आपने देखा होगा जो तोशाखाना केस में काफ़ी तेज़ी से आगे पेशरफ्त हो रही है। दूसरे उनका जो बलूचिस्तान में एक वकील है अब्दुल रज़ाक शरर, उसके कत्ल के हवाले से केस लगा था। ये जो दूसरे केसेस हैं, मेरे ख्याल में वो जो सूरत हाल बन रही है, आज़म खान ने जो अलकादर ट्रस्ट केस में उन्होंने जो वादा माफ गवाह बन गए 164 के तहत बयान कलमबंद, मेरे ख्याल से ये जो सूरत हाल है वो उसके किया जा रहा है। फयाज ये बताइएगा कि 9-10 मई के वाक़यात हमने देखे गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंतहाई मुल्क में अभी तक उसके असरात जो हैं उनसे हम निपट रहे हैं। क्या लगता है अगर नाअहली की सूरत में, आप भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा सफ़ान साहब एज अ सीनियर एनालिस्ट, के आपको क्या लगता है माहौल कितना कशीदा हो सकता है एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन भी सर पे हो? नहीं, सूरत हाल 9-10 मई के बाद मेरा ख्याल वो रिएक्शन नहीं होगा अगर उसको इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या उसको नाअहल किया जाए। वो रिएक्शन आना था, वो रिएक्शन आ गया। उनके जो नताइज थे वो भी सामने आ गए, लोग वो भुगत रहे हैं। और जो मुश्किलात उनके लिए पैदा हुई, पार्टी के रहनुमाओं के लिए पैदा हो गई, पार्टी के कारकुनों के लिए पैदा हो गई, मेरा ख्याल में मुश्किल है कि लोग इसके बाद लोग निकलेंगे, वो इस तरह तोड़ फोड़ करेंगे, जलाओ। अब भी मेरा ख्याल सूरत हाल वो नाअहल होंगे और वही जो रिएक्शन आना था 9 मई को, वो रिएक्शन बाद में दोबारा। आपको भी लगता है फयाज कि अवामी रद्द-ए-अमल अब इतना शदीद नहीं होगा अगर कुछ इस तरह से होता है? वर्कर्स की पहले बात करूँगा। वर्कर्स की जानिब से शायद खामोशी हो, आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। मुझे लगता है इलेक्शन के करीब या इलेक्शन के दिन ही उनका रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ज़ाहिर बात है इस वक्त इसको डिनाई नहीं कर सकते कि इन तमाम उसके बावजूद जिससे तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से हमदर्दियाँ जो है वो बढ़ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक लेमैन की बात कर रहा हूँ, आम बंदे की बात कर रहा हूँ, उसको किसी सियासी जमात से कोई सरोकार नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो क्या है, लेकिन वो इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, शख्सी वो है वो साथ है। और मैं समझता हूँ रद्द-ए-अमल जो है वो उसी सूरत में करेंगे, शायद अपने वोट के ज़रिए करेंगे या दीगर वो होंगे, लेकिन वर्कर की जानिब से कुछ नहीं होगा। मैं सेकंड करता हूँ हज़रत खान मोमन की बात का कि वो शिद्दत हमें नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि 9 और 10 मई के वाक़यात से हमारे लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई सबक सीखा होगा। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे के हवाले से। अब हम जो टॉपिक शामिल करने जा रहे हैं वो है साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा का डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को ख़त, और उनका कहना यह है कि PTI के जो साबिक वज़रा और अरकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो। शकील फरमान साहब आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप माजी में भी कि इस किस्म की एक गवर्नमेंट जब जाए तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं और कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही हैं। ये बात भी ध्यान में रखें कि जो DIG हैं एंटी करप्शन के, इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई थी और बड़े पैमाने पे अब जो है मुख्तलिफ आप देख लें, स्वात में जो है कहाँ कार्रवाई की गई है, नौशहरा में कार्रवाई की गई है, पेशावर में कार्रवाई की गई है, मुख्तलिफ जो सूबाई वज़रा थे उनकी तहकीकात की गई हैं, मालाकंड में जो है तहकीकात की गई हैं। तो एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ जारी हैं और तैमूर झगड़ा साहब ने जो लेटर लिखे हैं उनका बेसिकली मकसद ये है कि वो वज़ीर आला साहब को जगा रहे हैं कि वो जागें, क्योंकि निगरान सेटअप में इस किस्म की कार्रवाइयाँ अमूमन नहीं की जाती, क्योंकि निगरान सेटअप गैर जानिबदार होता है, उसके बाद जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन खत से कोई फायदा पहुंचेगा। आप देख लेंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे तो कार्रवाइयाँ मजीद तेज होंगी और मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है MNAs, MPAs, ये जो मिनिस्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी सूरत हाल का सामना कर रही है
जो कि 2018 से पहले जो है दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा जो है वो जिस चीज का सामना कर रहे थे, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सूरत हाल के सामने है और खतूत लिख रही है। मेरा ख्याल ये है कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब को 2017, 2018 और 2016 को भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो है अपोजिशन की जमातों के खिलाफ जो है किस किस्म की तेज कार्रवाइयाँ की गई थी। और देख लें कि इवन जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है एक जज भी रखा गया था ताकि वो केसेस जो है मॉनिटर करे, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ बना था। तो मेरा ख्याल ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये बात मीडिया के जरिए हाईलाइट की जाए और दबाव डाला जाए हुकूमत पे भी और एंटी करप्शन पे भी कि वो कार्रवाइयाँ सुस्त करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किस तरह होगा, कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। ठीक है, बेहतर शकील साहब, हसन खान साहब, आप शकील साहब की बात आपने सुनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही चीज़ सामने आ रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो केयर टेकर गवर्नमेंट का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो इस तरह से कार्रवाइयाँ करें या वो भर्तियाँ करें या वो जो कुछ कर रहे हैं वो करें। तो आप इस सारे मामले पे आपको क्या लगता है, क्या तैमूर साहब कामयाब हो जाएंगे इस प्रोसेस को स्लो करने में? तैमूर सलीम जगड़ा ने जो खत लिखा, इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने DG एंटी करप्शन को मुखातिब होकर कहा कि आपके मैंडेट में ये नहीं। ये बात चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात चीज़ें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के मैंडेट में नहीं है। ठीक है। अगर 61 से 16 ग्रेड तक अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना तो एस्टेब्लिशमेंट से मतलब उनको चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप 17 एंड अबव के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेना पड़ेगी। लेकिन अभी जो कार्रवाई की है और DG एंटी करप्शन ने, मेरे ख्याल में बाज़ जगहों पे उन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया। उन्होंने ज़्यादा तरक्याती स्कीमों में और क्लास 4 की भर्तियों में उन्होंने इसका नोटिस लिया है। मेरा ख्याल इसका कोई नहीं बनेगा क्योंकि सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं है और जो इल्ज़ामात आयद किए गए, अगर आप देखें महकमा बल्दियात में उन्होंने कहा कि जो ठेके दिए गए उनमें करप्शन, किस तरह आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आप उसको साबित करना भी पड़ेगा, जो करप्शन हुई इसको साबित करना भी पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 4.5 साल और पहले PTI के दौर हुकूमत में एंटी करप्शन को मफलूज कर दिया गया। महकमा इन बल्कि सरकारी ऑफिसर और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती रही, सिर्फ बराए नाम था। एक DG था अमजद अली जो उसका महमूद खान का करीबी दोस्त भी था और उसके सिफारिशी भी था, उसके चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर भी था उनका और DG एंटी करप्शन भी था। इससे पहले एक और प्रोसिक्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाला था, वो भी DG, उसके पास 2 ओहदे थे, DG एंटी करप्शन का ओहदा भी था और डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी थे। लेकिन इस एंटी करप्शन को एस्टेब्लिशमेंट को माजी में कोई तवज्जो नहीं दी गई, उनको अहमियत नहीं दी गई। अब भी जो निगरान हुकूमत है इसमें ये कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह शकील फरवानी ने कहा कि ये DG जो मोहम्मद आरिफ यूसुफजई, इनका ताल्लुक भी शांगला से है और बताया जा रहा है कि ये शौकत अली यूसुफजई के कोई रिश्तेदार भी हैं। ठीक है, यानी कितने अरसे से एंटी करप्शन पे हम करे थे, अब उन्हें भी थोड़ा काम करने का मौका मिला। फयाज, आपका क्या मौक़िफ़ है? अली मोहम्मद खान, शौकत हयात, शकील खान, इफ्तिखार मशवानी और अब्दुल सलाम अफरीदीन सभी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो ख़त जा रहा है इससे ये कार्रवाइयाँ कुछ जो हैं वो स्लो होंगी? पहली बात तो ये कि इससे पहले निगरान वज़ीर आला को भी ख़त लिखा है तैमूर सलीम जगड़ा ने, उसमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने और ये बताया कि इनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, इंतकामी जो सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और उनको ये भी बताया गया है, निगरान वज़ीर आला को शायद याद दहानी करवाने की कोशिश की गई कि आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड जो आपका था वो किस तरह है और आप क्या से क्या बन गए। तो अब कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, शायद वो ये कहना चाह रहे थे। अब ये जो लेटर एंटी करप्शन को लिखा गया है उसमें भी यही बातें की गई हैं कि किस किस बेसिस पर फेक जो है वो केसेस या एलिगेशंस लगाई गई हैं। मैं समझता हूँ किसी भी करप्शन का, किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन के हवाले से एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये निगरान हुकूमत की फ़िलहाल निगरान हुकूमत का काम नहीं। निगरान हुकूमत का काम है कि इलेक्शन की तैयारी करे, उसके लिए जो हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवलिंग कर रहे हैं, उनके लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो माहौल बनाएं। फिलहाल वो इन चक्करों में फंसे हुए, इनका फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे। ये केसेस जो है हमें पता है पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है 6 से 7 महीने नॉर्मली जो है अमूमन जो है वो सवालनामा तैयार करने में हमें लग जाता है, किसी भी केस को स्टडी करने में या फिर उनको रेफरेंस करने में, दायर करने में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इनके पास टाइम नहीं, इनको फोकस करना चाहिए इलेक्शन पर, यही अभी टाइम है।
बाकी इसके बाद जो हुकूमत आएगी होना चाहिए, इससे अगर ख़जाने को नुकसान पहुंचा है, डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है, आवाम के पैसों को नुकसान पहुंचा है, चाहे कोई भी होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी और चौथा मौजू है वो ये है कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से बास गश्त सुनाई दे रही है। इसहाक डार की निगरानी में होने वाले इंतखाबात कितने शफाफ होंगे, इस हवाले से सवाल उठा दिया है जो इनकी हलीफ जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खासे खदशात हैं उनको। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद हैं और साज़बाज़ हो रही है कि क्या जो नून लीग की जानिब से नाम आया है इसहाक डार का, अगर वो बनते हैं वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, तो ये कितना सूदमंद होगा तमाम पार्टीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सारा का सारा फ़ायदा नून लीग को होने वाला है। तो हज़रत खान साहब बताइएगा, आप नवाज शरीफ का एक बयान इस हवाले से आया है कि यहाँ पर तो जो है एक बड़ी पोजीशन नून लीग की मर्ज़ी से दी गई है, तो फिर ये तो निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान सेटअप है, वो भी उन्हीं की मर्ज़ी का लगेगा। असल में ये बात कही जा रही है कि इसहाक डार को इसलिए निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है कि IMF के साथ जो मुआहदे हुए, जो दूसरे दोस्त ममालिक के साथ जो गुफ्त शनीद हुई, जो पैसे आए हैं, जो मईशत बेहतर हो रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनाए। इसके लिए इलेक्शन लॉज में, इलेक्शन एक्ट में उनको तरमीम करने पड़ेगी। वो ये इशारा भी दिया मुस्लिम लीग के आज वज़ीर आज़म ने, लेकिन दूसरी जानिब से इसकी तरदीद भी की गई। ये बात कही गई कि पीपल पार्टी की मशावरत से उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया इसहाक डार को। लेकिन आज फैसल करीम कुंडी और शेर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना हमने इसे तजवीज़ किया है। सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की आमद की बात भी हो रही है। अगर वो निगरान वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो फिर उनका आना भी एक मुश्किल मरहला होगा। उनका आना मुश्किल मरहला होगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी प्रोग्राम में इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से। फ़याज़ की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, फ़याज़ आपको क्या लगता है, क्या निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार एक बेहतर शख्सियत हो सकते हैं? उनका तो कहना है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। देखिए, इसमें पहली बात आपने की कि इनका नाम तो ज़ेर गौर है। बात जो है वो अब सामने आ चुकी है खुलकर। इसके हवाले से आपने ये सवाल उठाया कि क्या इत्तेहादी जमातों का इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, होगा। ना सिर्फ इत्तेहादी का बल्कि इस मुस्लिम नून के अंदर ही जो रहनुमा हैं उनको भी इस पर एतराज़ है। अभी रिसेंट में देख रहा था कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो है मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि उनकी ज़ाती राय ये है कि अगर इसहाक डार जो चूँकि वो करीब तरीन लोगों में शुमार होता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, तो रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया करीब तरीन अफराद में शुमार होता है। अगर उनको वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठेगा। ये उनका कहना है, ये उनका ये खदशे का इजहार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जमात, पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनमें तो डेफिनेटली एक वो है, एतराज़ है, उनको भी इस नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अभी फ़िलहाल तो चल रही है बात, अप्रूवल जो है वो जब आएगी तभी वो लगेगा, लेकिन एतराज़ तो उठेगा, एतराज़ हर तरफ से उठेगा। लेकिन हज़रत खान मोमन ने जिस तरफ इशारा किया है, जो बताया है कि किस वजह से इसको लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद यही सोच हो मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन की ये सोच नहीं है, वो इस इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, शकील फरमान साहब की तरफ चलेंगे। शकील साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सारे हवाले से? क्योंकि एक चीज़ ये भी हम सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अपनी हलीफ जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पॉइंट पर कायल करने की कोशिश करेगी कि अगर समझौता नहीं करते वो एक ही नाम पे, तो फ़ायदा किसी तीसरी पार्टी को हो सकता है। शकील साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। हज़रत खान साहब बताइएगा, क्या वाकई अगर मशावरत इनकी कामयाब नहीं होती तो कोई तीसरा बंदा, थर्ड पार्टी फ़ायदा ले जाएगी? असल सूरत हाल ये है कि दो किस्म की आरा सामने आई है। एक आरा ये है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए और ये 3 साल तक या 4 साल तक इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके, इंतखाबात ना हो।
जहाँ तक असफ़ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है तो उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा बंदा निगरान वज़ीर आज़म हो जो मुक़र्ररा इलेक्शन वक्त पे कराए, अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हों। हाँ, ज़रदारी साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है, अगर किसी के मर्जी, किसी और की मर्जी के मुताबिक कोई निगरान वज़ीर आज़म हो तो फिर आप ये सोचें कि 3-4 साल इंतखाबात नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये कोशिश की जा रही कि ऐसा बंदा हो जो बर वक्त इंतखाबात करवा सके, काबिल एतबार भी हो। काबिल एतबार जी, बिल्कुल ठीक है। शकील साहब, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी बिल्कुल। शकील साहब, बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, अगर जो इसाक डार हैं वो बतौर निगरान वज़ीर आज़म आते हैं तो क्या वाकई ये एक मुस्बत साइन होगा बाकी इत्तेहादी जमातों के लिए? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इसाक डार साहब कंटिन्यू करें अगले सेटअप में, निगरान सेटअप में। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देख लें कि इस वक्त मुल्क की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंतहाई अबतर है और उसको कोशिश की जा रही है किसी तरह रिवाइव करें। और इसाक डार साहब जो है इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, वो हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है मईशत को। आप देख लें कि वज़ीर आज़म साहब ने बरमला कहा है कि पाकिस्तान जो है हम डिफॉल्ट हो रहा था और हमने जो है IMF से डील करके इसको बचा लिया है। तो मुस्लिम लीग नून की आला जो लीडरशिप है उनकी ख्वाहिश ये है कि इसाक डार साहब कंटिन्यू करें। अगर पॉलिटिकली अगर आप इस चीज़ को मनोवर को देखें तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो है इसाक डार साहब के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आप माजी देख लेंगे जिससे वो जिला वतन जब रहे हैं तो इसाक डार साहब न सिर्फ उनके समझी हैं बल्कि इंतहाई करीबी हैं। इसाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब की बहुत सी बातों का इल्म है, किस मिजाज के हैं, कौन सा फैसला लेना है जिससे नवाज शरीफ साहब को खुशी होगी और कौन सा फैसला नहीं लेना जिससे नवाज शरीफ साहब ना खुश होंगे। लेकिन बात सिर्फ नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, इसलिए कि ऐसे इंतखाबात की को कौन कबूल करेगा जिसमें जो है एक जमात जो कि लीडिंग पार्टी बन सकती है आइंदा इंतखाबात, उसका वज़ीर आज़म हो। अगर मुस्लिम लीग नून में अपने वोट बैंक के ऊपर भी जो है इलेक्शन जीते तो अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर इल्ज़ाम लगाएगी कि इसमें जो है धांधली हुई है और इनको जिताया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल। दूसरा, मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ कि जो नाम पहले आ जाता है किसी भी स्लॉट के लिए, आप चीफ सेक्रेटरी देख लें, IG देख लें, वज़ीर आज़म देख लें, माजी में भी इस तरह हुआ कि कुछ नाम ज़ेर गर्दिश रहे हैं लेकिन आखिर में वो नाम निकल जाता है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसाक डार साहब जो है का नाम आ गया है, के सामने आ गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। देखें, हमने ये भी देखना है कि ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जिसको दुनिया भी कबूल करे। और IMF ने जो मुज़ाकरात किए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हुकूमत से, उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन पे भी एक हद तक बात कर सकते हैं, मतलब उन्होंने भी इलेक्शन की बात की है। तो इसाक डार साहब अगर आए और ऐसे इसमें इलेक्शन हुए तो यकीन करें कि इन इंतखाबात पे उंगलियां उठेंगी और अपोजिशन भी इनको नहीं मानेगी और आलमी दुनिया भी जो है वो भी कहेगी, दुनिया भी के इन इलेक्शन में दामी नहीं। क्योंकि या तो आप अमेंडमेंट करें आइन में और वही गवर्नमेंट को जो है कहीं कंटिन्यू करें। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया है, कुछ दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे, लेकिन नून लीग का एक मौक़िफ़ तो ये भी है शकील फरमान साहब, नून लीग का तो मौक़िफ़ ये भी है कि अगर इसाक डार आते हैं तो इलेक्शन वक्त पर हो सकेंगे। देखें, इसाक डार साहब अगर आते हैं और ये अगर कह रहे हैं कि वक्त पे हो सकेंगे तो जिस वक्त जिन कुव्वतों ने इलेक्शन कर रोकने होते हैं, देखें बात सुने, वो इसाक डार साहब के होते हुए भी रोक लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शंस के लिए डिले होगा। कुछ बातें ये ज़ेर गर्दिश हैं कि हो सकता है कि अगला निगरान सेटअप जो आ रहा है उसको कुछ लंबे अरसे के लिए लाया जाए। लेकिन कोई भी आप देख लें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि आप पंजाब और KP में जो है आप पंजाब में इलेक्शन कराएं और KP में इलेक्शन कराएं। KP का केस उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया था और पंजाब के लिए हुक्म दिया था। लेकिन क्योंकि आप देख लें कि कुछ मतलब इदारों ने जो है माजरत की थी कि हुकूमत से जीवन कह दिया था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो किसी ने कहा था कि हमारे पास जो है स्टाफ नहीं है, हम स्टाफ पूरा नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने इलेक्शन अगर ना होने हो तो वो इसाक डार साहब के भी मौजूदगी में नहीं होंगे और जब कराने हो तो इसाक डार साहब भी होंगे। लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान देखें ऐसी सूरत हाल में आप खड़ा है इस वक्त
कि यहाँ पे सियासी कदम इस्तेहकाम भी है, पॉलिटिकली भी हम जो है वो पॉलिटिकली देखें कि हम अमन अमान की सूरत हाल भी बिल्कुल अबतर, इसी तरह इकोनॉमिकली भी जो है हमें बड़े मसाइल का सामना है। तो इसमें ऐसा बंदा होना चाहिए, न्यूट्रल सेटअप लेकर आना चाहिए जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा ना हो कि आप खैबर पख्तूनख्वा की तरह एक ऐसी निगरान काबीना ले आए जिसके ऊपर अपोजिशन एतराज करे और फिर कल आपको इलेक्शन हो तो कोई रिजल्ट ना माने। तो हकीकत ये है कि ऐसा एक न्यूट्रल सेटअप लाना चाहिए कि जिसकी इलेक्शन हो तो उसकी वैलिडिटी जो है न सिर्फ बैन अवी इदारे माने बल्कि आपकी अपोजिशन माने, ताकि मुल्क में माशी सरगर्मियां जो हैं वो आगे जाएं। बिल्कुल ठीक है, यानी गैर जानिबदार लोगों का सामने आना जो है वो अज़हद ज़रूरी है। मुल्क में वक्त पर इंतखाबात होते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे से इतना ही। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे थे पेशावर स्टूडियो से हज़रत खान मोहम्मद, फयाज़ अहमद, जबकि